राजपाल राठौर जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग टीम के हेड हैं, जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि हम स्टार्टअप योजना पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब स्टार्टअप हुआ, मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे क्लोजअप के समय बुलाया है। मित्रों, एक किताब थी दुनिया में, उसका नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। शायद डेल कार्नेगी ने लिखी थी। उसके जवाब में आज एक नई बात मैंने सोची है, बेस्ट वे टू अर्न एनिमीज, बेस्ट वे टू अर्न एनिमीज जस्ट स्पीक इन लास्ट सेशन। लास्ट सेशन में बोलना बहुत कठिन काम होता है। हमारी एंकर पीहू बहुत होशियार है और बार बार आपको बताती जा रही है कि एक वक्ता और है, और साथ में ये भी कहती जा रही है कि मैं आपको खाना खिलाऊंगी। मित्रों, राजपाल राठौर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप आ सकते हैं क्या इस कार्यक्रम में, हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा बनेंगे क्या। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, मैंने अपने जीवन में कोई स्टार्टअप कभी किया नहीं, और जिन लोगों ने स्टार्टअप किया उनके साथ में जुड़ा तो उनका स्टार्टअप बंद हो गया, इसलिए मेरा आपकी इस योजना से कोई बहुत संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि आप यंग हैं, आप यंग हैं बीजेपी के अंदर, इसलिए हम आपको चाह रहे हैं कि आप कनेक्ट करें ये लोगों को। मुझे भ्रम भी हुआ थोड़ी देर के लिए कि मैं यंग हूँ। 94.5 के सामने आकर के मेरा वो भ्रम खत्म हो गया। अभी यहां पर एक बात से मैं बड़ा दुखी हूं, फेसबुक की बड़ी आलोचना हो रही है। ये कहा जा रहा है कि फेसबुक बहुत चलाया जा रहा है। मेरे जैसे नेता अपनी 10 साल पुरानी फोटो अभी तक डाल रहे हैं, उसी से हमारी थोड़ी बहुत फॉलोइंग बची हुई है। अगर फेसबुक नहीं होगा और वर्चुअल वर्ल्ड में लोग मुझसे मिलेंगे तो ये जो बची कुची फॉलोइंग है वो भी खत्म हो जाएगी। मित्रों, सच कहूं तो एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था। सत्र जरूर लंबा हो गया, लेकिन वास्तव में जिस धैर्यवान तरीके से आप यहां पर बैठे हुए हैं, जिस प्रकार की बातें यहां पर हुई, अन्ना हजारे मरने जा रहे थे, स्टेशन पे बैठे हुए थे, ट्रेन लेट हो गई तो फल्ली खाने लगे। उसका जो पर्चा होता है फल्ली का, उसमें लिखा था कि अपने लिए तो लोग बहुत जिए, कोई औरों के लिए जिए तो जीवन। वो एक लाइन विवेकानंद की उन्होंने सुनी, पढ़ी, और अन्ना हजारे ने क्या किया ये हमने देश में देखा। आज यहां पर बहुत सारे भविष्य के नेताओं को आपने आमंत्रित किया है। ये लोग साधारण लोग नहीं, आप लोग असाधारण लोग हैं। आप लोग भारत का भविष्य, भारत का भविष्य उज्जवल होगा तो आप जैसे लोगों के दम पर होगा। आप में से किसी ने कहा कि नेता की परिभाषा क्या होगी। कुछ लोगों ने कहा। मुझे लगता है कि एक नेता की परिभाषा ये है, एक नेता वो है जिसको देख करके, जिसके पास जा करके आपके अंदर की नेतृत्व करने की क्षमता बाहर आए, जो आपके अंदर से आपका सर्वश्रेष्ठ बाहर निकाल सके, वो नेता है। जो आपको दिशा दिखा सके, जो आपको चलना सिखा सके, जो आपको एक कदम बढ़ना सिखा सके। मित्रों, आज यहाँ पर जिस योजना के लिए, जिस विचार के साथ आपने ये कार्यक्रम किया, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये मील का पत्थर बनेगा। हम सब भविष्य का बहुत स्वर्णिम मध्य प्रदेश देखेंगे। आज छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी कंपनियां, उनके छोटे छोटे स्टार्टअप बहुत बड़े काम भारत के अंदर कर रहे हैं। लेकिन मैं उस जनरेशन से आता हूं जो 1989-90 के समय में 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल की थी।
और 1989 में एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि हमारे भारत का सोना हमने इंग्लैंड में गिरवी रख दिया, और जब इंग्लैंड में गिरवी रखा तो पूरे देश में हम जैसे उम्र के बच्चों को भी लगा कि आखिर क्या बात हुई कि हमारा सोना क्यों गिरवी रखना पड़ा। और मित्रों, चंद्रशेखर की सरकार थी, उस समय हमारा सोना गिरवी रखा गया। वो ग्लोबलाइजेशन का दौर था, हमारे पास पेट्रोलियम बिल चुकाने के पैसे नहीं थे और हमको इसलिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा और हमको WTO की शर्तें मजबूरी में माननी पड़ी। आज जिस ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही हैं, आज जिस भूमंडलीकरण की बातें हो रही हैं, जिसके प्रभाव, जिसके फ़ायदे, जिसके नुकसान हम साथ साथ झेल रहे हैं, वो उस दौर में शुरू हुआ। हमने मजबूरी में अपनी इकोनॉमी को खोल दी। जब इकोनॉमी को खोला तो हमारे बहुत से लोगों ने, हम सब लोगों ने विरोध किया कि साहब इसका कोई काउंटर मैकेनिज्म नहीं है, इसकी समझ नहीं है, इस पर लिटरेचर नहीं है, आने वाले समय में विदेशी कंपनियां आ जाएंगी, उनका मुकाबला हम कैसे करेंगे। उस समय अरुण शौरी ने एक लेख लिखा और अरुण शौरी ने जो लेख लिखा, उस लेख में एक बात उन्होंने लिखी कि भारत को ग्लोबलाइजेशन का विरोध नहीं करना चाहिए, भारत को अपनी आने वाली पीढ़ी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। वो पीढ़ी भारत को बदल देगी और दुनिया को नतमस्तक होने के लिए बाध्य कर देगी। और वो पीढ़ी यहां बैठी हुई, ये तो स्टार्टअप की इतनी चर्चाएं हो रही, और अरुण शौरी की बातें छोड़ दीजिए। आज अमेरिका में ओबामा भाषण करते हैं, आज जॉर्ज बुश भाषण करते हैं, तो अपने भाषण में वो स्टूडेंट से कहते हैं कि साहब आप ठीक से पढ़ाई करिए, अगर आपके नंबर कम आएंगे, यदि आप मेरिट में नहीं आते हैं तो भारत के बेटे बेटियां यहां का आकर के सारी बड़ी बड़ी नौकरियों पर कब्जा करेंगे और भविष्य में आपको उनके नीचे काम करना पड़ेगा। ये भारत की मेधा, ये भारत की प्रतिभा है। हम दुनिया को जीत सकते हैं, मैं भरोसा करता हूं आप दुनिया को जीत सकते हैं। आज इंदिरा नूई कौन है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2007 में टाइम पत्रिका है अमेरिका की, टाइम में एक बात छपी कि 2050 तक भारत दुनिया के नेतृत्व करने वाले देशों में आ जाएगा। मैंने उस खबर को पढ़ा, मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मैं आज देखता हूं, आज सत्य नाडेला किस कंपनी का इंचार्ज है? CEO। माइक्रोसॉफ्ट से कोई बड़ी कंपनी है क्या? सुंदर पिचाई कौन है? इंदिरा नूई कौन है? वोडाफोन का सरीन कौन है? टेटली किसकी है? एक टाटा की है। और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी किसकी है? ArcelorMittal की है, जो भारत का बेटा है। ऐसा भारत, ऐसे लोग, हमको कहां से कॉन्फिडेंस कम हो सकता है? हम दुनिया को विजय कर सकते हैं, लेकिन विजय इसलिए नहीं करेंगे कि दूसरों पे अपने दाग जमानी। हम विजय इसलिए करेंगे कि किसी दुखी बच्ची के दुख को हर सके, किसी बुढ़िया की आंखों में रोशनी दे सके, हम अंधेरी झोपड़ियों में रहने वालों को बिजली दे सके। हम दुनिया को इसलिए विजय करना चाहते हैं कि दुनिया सुखी और संपन्न बने। मित्रों, 1998 में जापान के प्रधानमंत्री भारत आए, बाइलेटरल डायलॉग चल रहा था, तो उन्होंने पूछा अपने एडवाइजर से कि जो भारत के जो US है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतना आगे क्यों है। उनके एडवाइजर ने बताया कि साहब जो US में जितने सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, ये भारत के बेटे बेटियां हैं, ये भारत के लड़के लड़कियां हैं जो वहां जाके सॉफ्टवेयर बनाते। समीर भाटिया की आपको याद होगी, हॉटमेल का नाम सुना? हॉटमेल दुनिया का पहला वेब सर्वर वो भारत के लड़के समीर भाटिया ने बनाया था। उसको शायद बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। जब जापान के प्रधानमंत्री को यह पता चला कि US सॉफ्टवेयर में इसलिए आगे है क्योंकि भारत के लड़के लड़कियां वहां जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भारत के लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं। उनको उन्होंने बताया कि चूंकि जापान में जितना रिसर्च होता है वो जैपनीज भाषा में होता है और भारत के लोगों को जैपनीज नहीं आती। जापान, आपको गर्व होगा, जापान के प्रधानमंत्री ने उसी दौरे में, उसी टूर में कहा कि भारत से हर साल 1000 लड़के लड़कियों को जापान बुलाया जाए, उनका सारा खर्चा उठाया जाए, उनसे यहां रिसर्च कराया जाए। यह भारत की ताकत। मित्रों, आज दौर बदल गया। अभी किसी भाई ने, हमारे शशांक ने बोला कि मेरी कंपनी का टर्नओवर 340 करोड़। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, आज हम तकनीक के दम पर दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। बरसों पहले ऐसा होता था, हम कोई सपना देखते थे और वो सपना पूरा होगा कि नहीं होगा हमको भरोसा नहीं होता था। लेकिन आज ऐसी जनरेशन है जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बना रही है कि आप अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने सफल कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं और शायद 1 महीने में कर सकते हैं।
अब टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया छोटी कर। मैं आपको ओला कैब्स का उदाहरण देना चाहता हूं। ओला कैब्स में, आपने नाम सुना है ओला कैब्स का? आज ओला कैब्स में 7-8 हजार लोग काम करते हैं। कितने हजार लोग? स्नैपडील, 30-30 साल के लड़कों ने, आप जैसे लड़कों ने स्नैपडील बनाई, और स्नैपडील का जो टर्नओवर है शायद इस समय $4.5 बिलियन। 10-10, 20-20 हजार लोग काम कर रहे हैं। जिस दिन फ्लिपकार्ट बोलता है कि मैं अपनी ग्रैंड सेल करूंगा, उस दिन फिक्की और एसोचैम की बैठक होती है कि साहब ये क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस कैसे होगा। भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उस दिन सोचते हैं कि ये 30-30 साल के लड़के आकर के क्या कर रहे हैं। 600-600 करोड़ की सेल एक दिन में होती है, और ये सेल कौन करते हैं? ये दिमाग कहां से आते हैं? जब 25-25 साल के आपके शरीरों के अंदर ये दिमाग है जो दुनिया को हिला देने की कल्पना रखते हैं। मित्रों, अब समय बदल गया है, हमको समय नहीं खोना चाहिए। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां सपनों की बात हुई बहुत सारी, यहां सपनों की बातें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एपीजे कलाम का जब फोटो आया तो आपने सबसे ज्यादा तालियां बजाई। एपीजे कलाम एक बहुत बड़ी बात कहकर के गए। एपीजे कलाम ने कहा कि आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए। जब आप सपने देखेंगे तो बड़े काम होंगे। लेकिन मित्रों, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन स्वयं केंद्रित सपने मत देखिए। सेल्फ सेंट्रिक ड्रीम्स मत देखिए। आप वो सपने देखिए जिससे दुनिया का भला हो। मैं चाहता हूं इस 400 लोगों की ऑडियंस में कोई ऐसा सपना देखे कि आज से 400 साल बाद दुनिया में कोई कह सके कि भोपाल के मध्य प्रदेश के किसी बेटे ने ऐसा सपना देखा था जिसने दुनिया की बहुत सारी समस्याओं को हल कर दिया। एक लड़का है रामपुर में, अभिषेक, छोटा सा लड़का है। उसने एक नया इनोवेशन किया। गांव में बहुत सारे लोग मरते हैं, हमारी सरपंच जी जानती होंगी। रात को मोटर में कब बिजली आएगी, कब पानी लगाना पड़ेगा, कब पानी डालना पड़ेगा, मोटर चलाने के लिए खेत जाना पड़ता है। खेत जाते समय सांप काट लेता है, करंट लग जाता है, मौत हो जाती है। उसने देखा कि उसके गांव में पीड़ा है। उस लड़के ने एक डिवाइस बनाई कि अपने 2 मोबाइल उसने कनेक्ट किए, एक मोटर के पास लगाया, एक घर पे रखा। अब वो अपने मोबाइल से यहां से डायल करता है, वहां से मोटर चालू हो जाती है। 2-2 किलोमीटर चल के। ये कौन कर रहा है? ये 20 साल का लड़का कर रहा है। इसके लिए हमको किसी माइक्रोसॉफ्ट की आवश्यकता नहीं। अभी दिल्ली का एक लड़का है, अर्पित अग्रवाल। मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूं। स्टार्टअप विचारों का हो सकता है, क्योंकि विचार वस्तु बन जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अभी बिकने वाली किताब कौन सी है? सीक्रेट। सीक्रेट का पहला दूसरा पन्ना खोलो तो उस सीक्रेट के पन्ने पे लिखा है कि विचार वस्तु बन जाते हैं, जो आप सोचेंगे वो हो जाए। दिल्ली का 13 साल का एक लड़का अर्पित अग्रवाल, वो अर्पित अग्रवाल एक वेबसाइट बनाता है। उस वेबसाइट पे ये सुविधा है कि दिल्ली में जो ऑड इवन हो रहा है, वो योजना सही है गलत है मैं नहीं कहता। ये जो ऑड इवन हो रहा है, इस ऑड इवन में आपको पता चल जाएगा उस वेबसाइट पे जाकर के कि आपके पड़ोस में कौन सा लड़का, कौन से घर वाले लोग किस कार से कब जाने वाले हैं, और उनकी कार में आपके लायक जगह है कि नहीं, आप कार पूल कर सकते हैं कि नहीं। 13 साल की वर्ल्ड रोबोटिक्स कंपटीशन हैदराबाद में हुआ। 10-10 साल के बच्चों ने, भारत के बच्चों ने उस वर्ल्ड रोबोटिक्स कंपटीशन को जीत लिया। उनको पैसों की जरूरत है, वो पैसे सरकार देगी, लोग मिल जाएंगे। एक लड़का आया हैदराबाद में, उसने कहा साहब मैं चलने से पावर बना सकता हूं। उसने चलने से जो पावर जनरेट होती है, आप इस इंडिया पे चलते हैं, इसमें पावर लगती है, इस पावर को उसने इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन लोग हैं? ये भारत के लोग। जस्ट डायल शुरू करने वाला कोई बहुत बड़ा विदेशी व्यक्ति नहीं, स्नैपडील शुरू करने वाला कोई बहुत बड़ा विदेशी व्यक्ति नहीं। लेकिन मित्रों, जब हम बड़े सपने देखने जाते हैं, जब हम दुनिया के धरातल पर जाते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं और जद्दोजहद में फंसते हैं, तो दुनिया वास्तव में बहुत कठोर है। हमारे एक मित्र ने बताया भी, शायद कभी लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग आलोचना करेंगे। ये मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री आपको मालूम है। 1000 बार उसकी रेसिपी रिजेक्ट हुई और 1001वीं बार वो गया, उसकी रेसिपी एक्सेप्ट हुई। आज उस मैकडॉनल्ड को भारत में, भोपाल में खोलना है तो आपको कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए वहाँ पर डिपॉजिट देना पड़ता है। ये विचारों की ताकत।
और अब जब आप दुनिया के सामने जाएंगे, आपके सपने हकीकत से टकरा सकते हैं, चूर चूर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप सबके अंदर एक आग है, मेरे अंदर भी एक आग है, इसको स्पार्क कहते हैं। आप सबके अंदर एक विशेष बात है, उस आग को हमको पहचानना पड़ेगा कि यह आग मुझे क्या बना सकती है। उस आग को लगातार जला करके रखना पड़ेगा, उस आग को बुझने नहीं देना है। लेकिन जब जब जीवन में अनफेयरनेस आएगी, जब जब आपको लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तब वो आग शायद बुझने लगेगी। इस आग को फेलर से बचाना है। जब फेल हो, एक बार में घबराना मत। जब फेल हो तो निराश मत होना। इस आग को निराशा से बचाना है। जब निराशा और गहरी हो जाएगी तो वो हताशा में बदल जाएगी। उस हताशा से भी इस आग को बचा करके रखना है। और ये तब हो पाएगा जब आप ये समझ पाओगे कि हर साल मानसून आता है, कि जब गर्मी बहुत तेज हो जाती है, उसके बाद फिर मानसून आता है, फिर बरसात होती है, फिर एक ठंड का मौसम आता है। ये आप करेंगे, लेकिन तब हो पाएगा जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, आप इस आग को पहचानिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और आप अपने ऊपर भरोसा रखें। एक बहुत सुंदर भारत मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में जीना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जिस दिन दुनिया के लिए जीना सीख जाएंगे, जब हमारे सपने स्वयं केंद्रित नहीं होंगे, जब हमारे सपने दूसरों के लिए सुगंध बन जाएंगे, तो हमारे जीवन को भी, हमारे अस्तित्व को भी यथार्थ मिलेगा, उसको भी अर्थ मिलेगा, हमारा जीवन भी सुगंधित होगा। मैं चाहता हूँ आप सब लोग यहाँ पर आए हुए, आप सबको भी ऐसा ही जीवन जीने मिले। आपका जीवन, आपके विचार दूसरों के लिए सुगंध का कारण बने, दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। एक छोटा सा शेर है, सुनाई आ रही मेरी बात? पीछे आ रही है? एक छोटा सा शेर है जो आप ही लोग के लिए, और शेर के साथ मेरी बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन शेर सुनाने के पहले क्या करना पड़ता है? इरशाद। और इरशाद आप करेंगे और पीछे से धीरे सी आवाज में बोल देंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। इरशाद ऐसे करना पड़ता है, इरशाद। मैं आप सबके लिए कहना चाहता हूँ, ये अल्लामा इकबाल की नज्म है, उसमें शेर, सितारों के आगे जहां और भी, वाह साहब, वाह साहब, वाह साहब। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ये तो एक तरफा इश्क हुआ, और जोर से बोलो वाह। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, शाहीन माने बाज, शाहीन माने बाज, और परवाज माने जब वो उड़ता है तो कहता है तू शाहीन है, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सपने आसमान और भी। राजपाल राठौर जी से मैं उनको बधाई देता हूँ।